हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। ठीक है, जो पार्लियामेंट्स है, हमारी जो संसद है, उसकी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की जो पावर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा आर्टिकल 3 में दिया गया है। ठीक है, Article 3 authorizes the Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state। जो आर्टिकल 3 है वो पार्लियामेंट को इस चीज़ के लिए ऑथराइज करता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है। पार्लियामेंट एक फॉर्म ए न्यू स्टेट, पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। किसी भी स्टेट की टेरिटरी को सेपरेट करके पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके एक नया स्टेट बना सकती है, और पार्ट्स ऑफ स्टेट, और क्या क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना सकती है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एक पार्ट में किसी भी टेरिटरी को यूनाइट करके हम पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो एक नया स्टेट बना सकती है। किन किन तरीक़ों से नया स्टेट बनाने की शक्ति है पार्लियामेंट के पास, पावर है, वो है कि सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या तो किसी स्टेट से किसी टेरिटरी को सेपरेट करके एक स्टेट बना सकती है, या फिर दो या दो से अधिक स्टेट्स को यूनाइट करके एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। और पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी स्टेट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, और क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट में किसी भी टेरिटरी को स्टेट के एक पार्ट में जोड़कर एक नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। नंबर 2, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया में इंक्रीमेंट कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है। आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है, किसी भी स्टेट के क्षेत्रफल को कम कर सकती है। उसके बाद अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के तहत ये पावर दी गई है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको वो चेंज कर सकती है। और उसके बाद अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, जो आर्टिकल 3 है उसमें पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट के नेम को चेंज कर सकती है। ठीक है, हाउएवर आर्टिकल 3 लेज डाउन 2 कंडीशंस इन दिस रिगार्ड। हालांकि जो आर्टिकल 3 है उसमें नए स्टेट को बनाने के रिगार्डिंग 2 कंडीशंस दी गई हैं। 1, ए बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ए पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। इसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 3 है उसमें नए जो कि पावर होती है, जिसमें पार्लियामेंट को कि नए स्टेट को बनाने की, उसमें उसके लिए 2 कंडीशन दी गई हैं। उसमें पहली कंडीशन ये है कि ए बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन द प्रेयर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसमें ये कहा गया है कि अगर अगर हमने क्या करना है, पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट के किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंज लाना है, उसको अगर कोई नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है, या फिर स्टेट के एरिया में इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है, या फिर किसी भी स्टेट के नाम को अगर चेंज करना है, तो उससे पहले पार्लियामेंट को उसकी पूर्व सूचना क्या करना चाहिए, उसकी पूर्व सूचना प्रेसिडेंट को देनी होगी। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करेगी, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट को क्या करेगी, उसका प्रेयर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देगी। ठीक है, एंड नंबर 2, बिफोर
जो दूसरा है उसमें बताया गया है नंबर 2 दूसरी कंडीशन बताई गई है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें ये कहा गया है कि बिल को रिकमेंड करने से पहले प्रेसिडेंट उस बिल को क्या करते हैं कि जो भी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके पास उसको भेजते हैं कि वो इस पर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करे विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक निर्धारित समय के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर उस पर अपनी राय दे या अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करे। Further, the power of the parliament to form new states includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद इसी के साथ ही जो जो पावर है पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो नए स्टेट्स को बना सकती है, जिसमें कि इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, जिसमें कि ये कहा गया है कि नए स्टेट्स को बनाने की पावर क्या है, इंक्लूड है। और यूनियन टेरिटरी को भी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसमें ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, जो ये नए स्टेट्स बनाने की पावर है उसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, नए स्टेट को बना सकती है। उसके लिए वो क्या कर सकती है, यूनियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट को किसी भी स्टेट में जोड़ सकती है, या फिर यूनियन टेरिटरी को किसी अदर स्टेट या फिर किसी अदर यूनियन टेरिटरी के पार्ट में ऐड करके एक नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। The president or parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them। ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट है और जो हमारी पार्लियामेंट है वो जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ हैं उनके लिए बाउंड नहीं होती है, ठीक है। एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। जो प्रेसिडेंट है और जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, इवन इफ़ द व्यूज़ आर रिसीव्ड इन टाइम। चाहे जो व्यूज़ हैं, जो उनका कंसर्न है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो विद इन टाइम ही रिसीव हुआ हो, तब भी ऐसी कंडीशन होने पर भी पार्लियामेंट या फिर जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू को और उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in parliament। ये कहा गया है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक ए फ्रेश रेफरेंस। कहा गया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक फ्रेश रेफरेंस बनाया जाए और स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाए हर बार जब भी क्या हो, किसी बिल में अमेंडमेंट हो, ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्टेट लेजिस्लेचर को किसी अमेंडमेंट के लिए बिल भेजा जाए, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट में एक्सेप्टेड हो। In case of a union territory, no reference need be made to the concerned legislature to ascertain its views, and the parliament can itself take any action as it deems fit। ये कहा गया है कि जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में ये कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी के लिए जो भी कंसर्न लेजिस्लेचर है उसके किसी भी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, टू असरटेन इट्स व्यूज़, ठीक है, कि यूनियन जो भी कंसर्न लेजिस्लेचर है, अगर हम यूनियन टेरिटरी से संबंधित कोई भी अगर डिसीजन लेती है संसद, तो पार्लियामेंट वो सारे डिसीजन को अपने हिसाब से ले सकती है जैसा भी उसे सही लगता है, ठीक है। उसके लिए जो कंसर्न लेजिस्लेचर है उसके व्यूज़ को नहीं काउंट किया जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरीज़ के केस में अपने हिसाब से कोई भी एक्शन ले सकती है जैसा भी उसे उचित लगता है, ठीक है, वैसा कर सकती है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी। It is thus clear that the Constitution authorizes the Parliament to form new states or alter the areas। इसीलिए क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरियाज़, कि नए स्टेट्स बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है, यह बात स्पष्ट है। और एरियाज़ को चेंज करने के लिए भी हमारे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथोराइज़ किया
है, उसको पावर दी है और साथ ही साथ क्या किया है, क्या-क्या पावर्स दी हैं पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टू फॉर्म द न्यू स्टेट्स, एक तो नए स्टेट्स बनाने की, और अल्टर द एरियाज़ को चेंज करने की, और बाउंड्रीज़ और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। क्या है कि जो भी क्या कर सकती है पार्लियामेंट, वो क्या कर सकती है, अल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। ठीक है, ये किसी भी स्टेट की एरिया को, उसकी बाउंड्रीज को और किसी भी स्टेट के नेम को क्या कर सकती है, बिना उस स्टेट के कंसेंट के अपने हिसाब से क्या कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। ये कहा गया है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पूरी तरीके से जो हमारा देश है उसके राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरीके से पुनर्निर्धारित कर सकती है, उसका पुनर्निर्धारण कर सकती है, यानी वो जैसा भी चाहे वैसे हमारे पॉलिटिकल मैप में चेंजेस ला सकती है। ठीक है, मीन्स क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। और वो क्या कर सकती है, नए स्टेट्स को बना सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, और किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है। ये सारी पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के थ्रू दी गई हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि दूसरे शब्दों में द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। जो पार्लियामेंट है वो हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, अपनी इच्छा के अनुसार पूरी तरीके से रीड्रॉ कर सकती है, मतलब जैसा भी चाहे वैसे हमारे पॉलिटिकल मैप में चेंजेस ला सकती है। हमारी इंडिया की जो स्टेट्स की बाउंड्रीज है उनको अपने अकॉर्डिंग, अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। ठीक है, इसीलिए कहा है कि ये फिर से हमारे पॉलिटिकल मैप को, इंडिया के पूरे पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करने की पावर रखती है। ठीक है, hence the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। इसीलिए जो हमारे ये कहा गया है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है किसी भी स्टेट का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी भी स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, या फिर उसकी जो भी उसके क्षेत्र हैं, उसके और उसका जो भी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, इस टाइम पे उसकी जो भी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, जो भी उसका एरिया है, वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड नहीं है। इसीलिए गारंटीड नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसमें टोटली चेंजेस ला सकती है। ठीक है, जैसा भी वो चाहे अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकती है। देयरफॉर इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इसीलिए इंडिया को राइटली डिस्क्राइब किया गया है, ठीक प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है कि जो इंडिया है वो क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। यूनियन तो कैसा है, अविभाज्य है, अविभक्त है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता है। वो क्या है, ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी ऐसे, लेकिन स्टेट्स को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट उनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि जो स्टेट्स का नेचर है वो क्या है, डिस्ट्रक्टेबल है, उसको तोड़ा जा सकता है, उसको बार बार चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा इंडियन यूनियन है उसका नेचर क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वो क्या है, अविभक्त है, मीन्स उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो अविभाज्य है, जैसा है वैसा ही रहेगा। देयरफॉर इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ये कहा गया है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स। इसमें क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, स्टेट्स को तोड़ सकती है। वेरियाज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। मीन्स ये है कि हमने क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है उसको पावर दी हुई है हमने कि पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को, स्टेट को डिस्ट्रॉय करने का मीन्स ये है कि ईजिली पार्लियामेंट के थ्रू क्या किया जा सकता है, किसी भी स्टेट्स की जो एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज हैं, जो भी उसकी टेरिटरीज हैं, उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को घटाया जा सकता है, स्टेट्स के नाम को चेंज किया जा सकता है। जो भी हैं ये सारे प्रोविजंस स्टेट में किए जा सकते हैं। इसीलिए जो ये कहा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वेरियाज द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो यूनियन है, इंडियन यूनियन, उसका नेचर क्या है,
इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसका नेचर अविभाज्य है, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि वहीं दूसरी तरफ जो यूएसए है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ के बारे में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है? जो भी स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर स्टेट्स का जो भी कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, इस टाइम पे जो भी किसी भी स्टेट का जो कि पहले से चला आ रहा कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है कि जिस एरिया में जो है स्टेट के की टेरिटरी है, उसको क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किया गया है, ठीक है? यूएसए में क्या है कि जो टेरिटरी जो कि किसी भी स्टेट की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और जो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है स्टेट का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किया गया है। मीन्स उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में स्टेट के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। स्टेट को कभी भी जैसा चाहे पार्लियामेंट वैसा चेंज कर सकती है, ठीक है? The American federal government cannot form new states or alter the borders of existing states without the consent of the states concerned. ये जो अमेरिकन संघ है, जो अमेरिकन संघ सरकार है, अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो बिना स्टेट्स के कंसर्न के, बिना स्टेट से पूछे कोई भी नया स्टेट नहीं बना सकती है और ना ही जो भी वहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं अमेरिका में, उनके बॉर्डर्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न ना ले, इस रेस्पेक्ट में उनसे पूछे ना, ठीक है? उनकी स्टेट्स की परमिशन के बिना अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट में ये कहा गया है कि स्टेट्स की बाउंड्रीज में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता है बिना स्टेट के कंसेंट के, बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी परमिशन के। और क्या हो सकता है कि जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है, जो संघ सरकार है, वो नए स्टेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है और ना ही किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ में अपनी इच्छा से चेंजेस ला सकती है, ऐसा प्रोविज़न वहाँ पर नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि जिस भी स्टेट की बाउंड्रीज़ में चेंज करना होता है, उससे कंसर्न लेना होता है, यानी उससे पूरा उसका जो है उसके विचार पूछे जाते हैं, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही उस स्टेट की बाउंड्रीज़ में चेंज किए जा सकते हैं। इसीलिए दैट इज़ व्हाई द यूएसए इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इसीलिए जो यूएसए है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसको कहा गया है कि अमेरिका में क्या है, अमेरिका क्या है, एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इसमें क्या है, जो यूनियन है वो भी क्या है, अनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी यूनियन क्या है, अविभाज्य है, अविभक्त है, और जिसमें कि जिसके स्टेट्स क्या है, वो भी क्या है, अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं। मीन्स यहाँ पर क्या है, अमेरिका में एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियंस ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स क्या है, जो भी यूनियन है वो भी क्या है, अपने आप में दृढ़ है, वो भी क्या है, अविभाज्य है, और जो उसके स्टेट्स हैं वो भी अविभाज्य हैं। मीन्स यूनियन को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। मीन्स जो यूनियन है और जो स्टेट्स हैं, दोनों का ही नेचर क्या है, अविभाज्य है, मीन्स दृढ़ है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है? Moreover, the Constitution, Article 4 itself declares that the laws made for admission or establishment of new states under Article 2 and formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states under Article 3 are not to be considered as amendments of the Constitution under Article 368। कह रहे हैं कि इसी के साथ ही जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 4 दिया है, वो इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि जो लॉज़ बनाए गए हैं कि जो भी लॉज़ नए स्टेट्स के एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट के लिए बनाए गए हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 2 है, या और जो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज़, बाउंड्रीज़ और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो कि आर्टिकल 3 के अंडर जो कि नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है या उनकी बाउंड्रीज़ में चेंज किया जाता है, उनकी एरियाज़ को चेंज किया जाता है, या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नेम को जो चेंज किया जाता है अंडर आर्टिकल 3। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ही जो चेंजेस हैं, जो कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के थ्रू किए जाते हैं स्टेट्स की बाउंड्रीज़ में, या स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट या एडमिशन किया जाता है आर्टिकल 4 के थ्रू, वो दोनों ही
ये क्या है, नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये कहा गया है कि इसको क्या होगा, ये जो हमारे अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आता है। ठीक है, they are not to be considered as amendments of the constitution under article 368। ये जो दोनों ही अंडर आर्टिकल 3 और अंडर आर्टिकल 4 हैं, उसमें जो स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया है, नए स्टेट्स का एडमिशन किया गया है और नए स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो ये कहा गया है कि ये दोनों ही जो आर्टिकल 4 है, उसमें जो बताया गया है कि जो अंडर आर्टिकल 2 और अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, इन दोनों में जो भी स्टेट्स के एस्टेब्लिशमेंट में जो भी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि जो आर्टिकल 2 है वो बताता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स को, और जो आर्टिकल 3 है वो बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और उसमें किया जाता है अल्टरेशन ऑफ एरियाज और बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स में जो भी चेंज किया जाता है। ये दोनों ही जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, ये क्या होंगे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 के थ्रू जो अमेंडमेंट होता है, उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है कि इसको जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हैं, इसमें जो भी हमारे स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, जो अमेंडिंग पावर होती है, जो आर्टिकल 368 है, उसके थ्रू इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में, ये डिस्क्राइब किया गया है, और कहा गया है कि ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंजेज हो रहे हैं, स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से किया जाएगा। मीन्स कि इसमें जो आर्टिकल 368 के थ्रू जो अमेंडमेंट किया जाता है, वो प्रोसेस इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी स्टेट्स की जो बाउंड्रीज में जो चेंज है, या जो नए स्टेट्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें क्या कहा गया है कि ये इसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू ही किया जाएगा। इसके लिए और जिसको कि एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जिसको पास किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है, इसमें ये आर्टिकल 368 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अंतर्गत इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, this means that such laws can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process। इसका मीन्स, इसका अर्थ यह है कि जो ऐसे लॉज हैं जो कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में दिए गए हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, और जिनको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करना है, जो कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर हैं, तो उसके लिए किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बताया गया है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो कि आर्टिकल 368 के अंदर होता है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बताया गया है कि ऐसे लॉज को सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कर दिया जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगी। Does the power of the parliament to diminish the areas of a state under article 3 include also the power to cede Indian territory to foreign territory। ये कहा गया है कि क्या जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके पास क्या उसको ये पावर है कि टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 3। ये कहा गया है कि आर्टिकल 3 के अंदर कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरियाज को डिमिनिश कर सकती है, उसको कम कर सकती है। इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इसके साथ ही वो इंडियन टेरिटरी को, किसी भी इंडियन टेरिटरी के किसी पार्ट को किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है? ये यहाँ पर पूछा गया है। दिस क्वेश्चन came up for examination before the Supreme Court in a reference made by the President in 1960। ये जो क्वेश्चन है, ये आता है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है कि जब प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा संदर्भ लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है। 1960 में उन्होंने बेरूबरी केस में प्रेसिडेंट जब इस चीज़ का संदर्भ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो तब ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर भी दी गई है कि वो स्टेट को, जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट की टेरिटरीज को, क्या वो किसी फॉरेन कंट्री को भी दे सकती हैं? ये कहा गया था। और ये क्वेश्चन अराइज हुआ था जो कि बेरूबरी केस था 1960 का। तो उसमें प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से इस रेफरेंस में उन्होंने पूछा था।
ठीक है, प्रेसिडेंट ने संदर्भ लिया था इस चीज़ का। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीट पार्ट ऑफ ए टेरिटरी नोन एज बेरूबरी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान लेड टू पॉलिटिकल एजिटेशन एंड कंट्रोवर्सी। ये कहा गया है कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था कि जो कि जो सीट पार्ट जो कि एक टेरिटरी थी बेरूबरी यूनियन, जिसे जो कि वेस्ट बंगाल की टेरिटरी थी, उसको पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो कि क्या बन गया था, एक पॉलिटिकल एजिटेशन और कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया था। एंड देयर बाय नेसेसिएटेड द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसीलिए प्रेसिडेंट्स ने वहाँ पर प्रेसिडेंट का रेफरेंस लेना क्या हो गया था, ज़रूरी हो गया था। तो इस संदर्भ में फिर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से इसका संज्ञान लिया था। ठीक है। The Supreme Court held that the power of the Parliament to diminish the area of a state under Article 3 does not cover cession of Indian territory to a foreign country। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि the power of the Parliament, जो पार्लियामेंट की पावर है, to diminish the area of the state, जो किसी भी स्टेट की वो किसी भी पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है, कम कर सकती है अंडर आर्टिकल 3। वो क्या करता है, इस चीज़ को कवर नहीं करता है, डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। ठीक है, उसके अंतर्गत ये आर्टिकल 3 का सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि जिसमें इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को देने को कहा गया हो, ऐसा कॉन्सेप्ट आर्टिकल 3 में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया था। ठीक है, कि जो हम ये प्रोविज़न अपने पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 3 में है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है। तो वो क्या करती है, उसके पास ये पावर नहीं है, लेकिन अंडर आर्टिकल 3 की जो पार्लियामेंट है वो क्या करे, इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे, ऐसी पावर अंडर आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि जो अभी ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने के साथ साथ उसको ये भी पावर है, ये तो अंडर आर्टिकल 3 उसको पावर है कि वो स्टेट्स के एरिया को डिक्रीज कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है इसके साथ ही कि वो किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को सौंप सकती है, क्या ये पावर भी है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका प्रेसिडेंट को आंसर दिया गया, उसका जजमेंट दिया गया कि अंडर आर्टिकल 3 ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि पार्लियामेंट किसी भी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को सौंप सके, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, ये बताया गया कि ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी भी इंडियन स्टेट की किसी भी टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दिया जाए या सौंप दिया जाए, ऐसा कोई प्रोविजन आर्टिकल 3 में नहीं है, ये बताया गया। Hence, Indian territory can be ceded to a foreign territory state only by amending the constitution under Article 368। इसीलिए ऐसा कहा गया कि जो ये इंडियन टेरिटरी है, अगर उसको हमें किसी भी फॉरेन स्टेट को सौंपना है, अगर इंडियन टेरिटरी को अगर अलग करके किसी भी फॉरेन स्टेट को देना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड किया जा सकता है, और अमेंडमेंट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं कि किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन स्टेट को दे दिया जा सकता है, फॉरेन स्टेट को सौंप दिया जा सकता है। इंडियन टेरिटरी का मीन्स है कि अगर इंडिया के किसी भी स्टेट्स का कोई भी पार्ट अगर किसी फॉरेन स्टेट को दिया जाता है, फॉरेन स्टेट को सौंपना है और इंडिया से उस पार्ट को अलग करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, जो कि आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये कहा गया कि उसके लिए हमको अमेंडमेंट करना होगा, जबकि ये बात आए कि इंडियन टेरिटरी का कोई भी पार्ट अगर हमें किसी फॉरेन स्टेट को सौंपना है, ठीक है, और उसको इंडियन टेरिटरी से अलग करना है, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा थ्रू आर्टिकल 368 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज इनेक्टेड टू ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू पाकिस्तान। और उसके बाद इसके साथ ही क्या किया गया, उसके ट्रांसफ़र के लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 को इनेक्ट किया गया, एक नया अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 कहा गया, और उसके
थ्रू जो जो ये बेरूबरी यूनियन था वेस्ट बंगाल का, उसको क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया पाकिस्तान को, और उसको क्या कह दिया गया कि सेट टेरिटरी टू पाकिस्तान। यानी जो बेरूबरी यूनियन था, जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था, उसको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया गया और अब वह क्या हो गई, पाकिस्तान की टेरिटरी बन गई। उसके लिए हमने क्या किया, अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा अमेंडमेंट किया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के थ्रू हमने उस बेरूबरी यूनियन को, जो कि वेस्ट बंगाल में था, उसको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, यानी अब वो इंडिया का पार्ट नहीं रहा। On the other hand, the Supreme Court in 1969 ruled that the settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment. और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में अपना ये जजमेंट दिया कि अगर इंडिया का, हमारे देश और किसी भी कंट्री के बीच अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो बाउंड्री डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया का किसी अदर कंट्री के साथ, उसको क्या किया जा सकता है, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। इसको कहा गया है कि इसको क्या कर लिया जाएगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उसको कर दिया जाएगा, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा बाउंड्री डिस्प्यूट को। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसमें क्या है कि कहीं भी इंडियन टेरिटरी का क्या है, इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन कंट्री को देने की बात नहीं की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया है कि इंडियन टेरिटरी के किसी पार्ट को हमें क्या करना है, फॉरेन कंट्री को सौंपना है, ऐसा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। इसमें क्या है, सिंपली बाउंड्री डिस्प्यूट की बात की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 1969 के अपने जजमेंट में, उन्होंने रूल किया इस चीज़ को बताया कि अगर इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो उसके सेटलमेंट के लिए किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उसको डायरेक्टली किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू सॉल्व कर लिया जाएगा अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट होगा इंडिया और किसी भी कंट्री के बीच। ये कहा गया है क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन टेरिटरी को सौंप रहे हों, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक सिंपल बाउंड्री का डिस्प्यूट है, तो इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू सॉल्व कर लिया जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, कोई भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये समझाया गया, इसमें ये बताया गया। तो हमने यहाँ पर क्या-क्या पढ़ लिया, हमने इसमें ये पढ़ लिया कि हमारे पार्लियामेंट को क्या-क्या क्या-क्या पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 3 के अंडर। और हमने आर्टिकल 4 पढ़ा कि जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी स्टेट्स के फॉर्मेशन की जो पावर्स हैं, स्टेट्स की बाउंड्री अल्टरेशन की जो भी पावर्स हैं हमारे पार्लियामेंट के पास, उसको क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी और उसको डायरेक्टली सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के संग उसको पास कर दिया जाएगा और लॉ बना दिया जाएगा। ठीक है, और स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। और फिर हमने पढ़ा कि जो ये अंडर आर्टिकल 3 है, फिर उसमें बेरूबरी यूनियन केस के बारे में पढ़ा कि 1960 में उसमें कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है, क्या उसको ये पावर है कि वो इंडिया के किसी भी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे दे। फिर ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसको पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, इस बारे में संज्ञान लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बताया कि ऐसा नहीं है, और क्या है, आर्टिकल 3 में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि जिसके थ्रू ये कहा गया हो कि इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट को या इंडियन टेरिटरी को क्या किया जाए, किसी भी फॉरेन कंट्री को दिया जाए। ऐसा कोई प्रोविज़न आर्टिकल 3 में नहीं है। तो इसीलिए बाद में ये कहा गया कि अगर हमारी इंडियन टेरिटरी को किसी भी फॉरेन कंट्री को देना है, अगर फॉरेन कंट्री को सौंपने की बात आती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, जो कि अंडर आर्टिकल 368 होता है। तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि बेरूबरी यूनियन, जो कि वेस्ट बंगाल का एरिया था और जिसे कि पाकिस्तान को देना था, उसके लिए क्या किया गया कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 को लाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और उसके थ्रू बेरूबरी यूनियन को पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया गया इंडिया से, और वो अब क्या है, पाकिस्तान की टेरिटरी हो गई है। फिर ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1969 में एक डिसीजन के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर इंडिया के किसी भी अदर कंट्री के साथ कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और
जो बाउंड्री डिस्प्यूट है इंडिया का अगर किसी भी कंट्री के साथ होता है तो उसका सेटलमेंट क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उसको कर लिया जाएगा। और ये बताया गया कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी भी इंडियन टेरिटरी को किसी अदर फॉरेन स्टेट को दे रही हों, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू उसको सॉल्व कर लिया जाएगा अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट होता है इंडिया और किसी अदर कंट्री के बीच में, और उसके लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव एक्शन किया जाएगा और बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो हमारी जो टेरिटरीज थी उनका जो भी एक्सचेंज हुआ था, जो आपस में हमारा जो लेन देन हुआ था टेरिटरीज का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। थैंक्स।